सर जॉइंट पेन की बात करते हैं तो ये कब तक नॉर्मल है और कितने दिनों के बाद एक्सपर्ट के पास हमें जाना चाहिए? जॉइंट के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो उतने सीरियस स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। अगर उसमें पेन होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 वीक 2 वीक में वो ठीक हो जाए। नी पेन की अगर हम बात करते हैं, नी पेन सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है। सो आई वाज डूइंग द रिसर्च फॉर दिस पॉडकास्ट। मेरा एक ही मानना होता है, अगर आपको लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है उस प्रॉब्लम से, तो फिर डॉक्टर के पास आप जाएं। क्या सारे जो नी से रिलेटेड हैं वो एंड होते हैं नी रिप्लेसमेंट में जाके, दैट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन, या हम उसको पहले भी रिकवर कर सकते हैं? जैसे आपको अगर अभी डायग्नोज हुआ है तो इवेंचुअली इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो प्रोग्रेस होगा ही होगा। लेकिन क्या उसके लिए आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? आई वुड से नो। सर अगर शोल्डर सर्जरी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ये कितनी सेफ है सर? आज के समय में शोल्डर सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। क्या सर्जरी के बाद भी लोग नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं? क्या वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं जो वो इंसान कर पाता है जिसकी सर्जरी नहीं हुई है? सर्जरी के पहले जैसा रहता है उससे तो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। जैसे वो अगर पेन है तो पेन चला जाता है, अगर मूवमेंट उनकी रेस्ट्रिक्टेड है तो वो आ जाती है। सर फिजियोथेरेपी से किन केसेस में रिकवरी बढ़ जाती है? फिजियोथेरेपी हर पेशेंट में काम नहीं करता है, वो हमें भी नहीं पता होता है। तो जो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम को मास्क कर सकते हैं? अब इसका एक सपोर्टिव रोल है कि जब आप नॉन ऑपरेटिव मेजर्स के साथ पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं जिसमें आपके एक्सरसाइजेज हैं, तो उस समय स्टेरॉइड्स का काम होता है कि आपके पेन को कंट्रोल करना, सो दैट यू कैन वर्क विद फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेंथन योर मसल्स। तो उस केस में इसका फ़ायदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम दीक्षित और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड विद शिवम। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नॉर्मल मान लेते हैं। घुटना दुख रहा है, उम्र हो गई है। कंधे में पेन है, जिम में कुछ गलत हो गया होगा या गलत तरीके से सो गए होंगे। बैक पेन है, लैपटॉप की वजह से होगा। लेकिन सवाल ये है कि पेन कब सिर्फ पेन नहीं रहता और कब वो बॉडी का वार्निंग सिग्नल बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर पेन का सलूशन सर्जरी ही है या सर्जरी से पहले भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में पेशेंट्स को बताया ही नहीं जाता? आज हम पेन, सर्जरी, फियर, रिकवरी और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टाइमिंग की बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियदर्शी अमित। डॉक्टर अमित सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनकी स्पेशलिटी है शोल्डर और स्पोर्ट्स इंजरीज। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पेन तो पेन कब पेन नहीं रहता है और पेन को क्यों हम टैबू बना लेते हैं, क्यों हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। सो पेन, हर एक आदमी को पेन कभी न कभी होता है। अब पेन वेरियस रीज़न से हो सकता है, कुछ मामूली से पेन हो सकते हैं, कुछ सीरियस से पेन हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट उसे कैसे लेता है। अगर सीरियस पेशेंट अगर समझता है तो हो सकता है वो इसके लिए हॉस्पिटल में करे। लेकिन ये जो टेंडेंसी है हमारे समाज में, हमेशा पेन को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो पेन थोड़ा सा है, काम चलता है, घर में सपोर्ट है तो फिर और काम चल जाता है। जब तक ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है तब तक वो सीरियसली नहीं लेते हैं। मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं कुछ डायग्नोज ना हो जाए, कहीं कुछ बड़ी बीमारी ना निकल जाए, उसके बाद लंबी दवाइयाँ ना खानी पड़े, हो सकता है सर्जरी भी करना पड़े, लाइफ में डिस्ट्रप्शन हो जाए। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण लोग पेन को इग्नोर करते रहते हैं टिल द लास्ट पॉइंट, और तब जाके पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। तब ये कहूँगा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें तकरीबन 50% पेशेंट्स ऐसे ही इग्नोरेंस के कारण लेट पहुंचते हैं मेरे पास। सर अगर हम बात करते हैं कि लोगों को नाइट में शोल्डर में पेन होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है? लोग 2-3 हफ्ते डिले करते हैं कि सही हो जाएगा। आज के टाइम पे हार्ट रिलेटेड भी जो अवेयरनेस आ रही है कि अगर आपको कंधे में दर्द हो रहा है तो आपको प्रॉब्ली हार्ट रिलेटेड भी डिजीज़ हो सकती है। तो वो कब पेशेंट को आपके पास पहुंचना चाहिए सर? देखिए, कंधे में दर्द आपके कंधे में होता है, वो सही बात है। और हार्ट से भी पेन जब जाता है, कहीं रेडिएट होता है तो वो पूरे पूरे बाजू में पेन चला जाता है। तो जब आपका पेन अगर मान लो कि एक्यूट है, बस थोड़ी देर के लिए परसिस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है हाथ में, लेकिन दिन तक, वीक्स तक नहीं जाता है, इट मीन्स कि वो हार्ट से नहीं है। तब आपको कंधे के लिए कंधे के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए।
और रात में सोने के कारण दर्द होता है। ये बात सही है, कितनी बारी हम जो पिलो हम यूज़ करते हैं वो हमारा चेंज हो जाता है, ऑल्टरनेट नेक की पोस्चर आती है सोते समय, वो भी एक रीज़न होता है नेक के अराउंड पेन होने का। लेकिन अगर वो पेन है तो उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, उतना सिवियरिटी नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी उसको ख़त्म भी हो जाना चाहिए अगर आप मान लो ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेते हो तो। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर जाता है कुछ वीक्स तक, दैट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग सीरियस इनसाइड, तब आपको शोल्डर एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। सर जॉइंट पेन की बात करते हैं तो ये कब तक नॉर्मल है और कितने दिनों के बाद एक्सपर्ट के पास हमें जाना चाहिए? क्योंकि अगर मसल पेन जाए तो ये जॉइंट का डैमेज है या कुछ और है, तो उसके लिए सर क्या कब हमें आपके पास आना चाहिए? देखिए, जॉइंट पेन के कारण बहुत होते हैं। कुछ जॉइंट के अंदर से निकलते हैं, कोई जॉइंट के बाहर से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, स्प्रेन्स हैं, उनके कारण होते हैं। तो जो भी जॉइंट के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो उतने सीरियस स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, अगर उसमें पेन होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 वीक 2 वीक में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उतना परसिस्ट करता है, ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करता है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग सीरियस इन द जॉइंट। या फिर आपको डेली रात में परेशान करता है, या फिर आप कुछ सामान उठाना चाहते हैं, हाथ को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उसमें दिक्कत होता है, या फिर चलते समय आपकी लिंपिंग जो लंगड़ा के चलते हैं वो ज़्यादा परसिस्ट करता है। तो आई थिंक अगर ये सब सिम्टम्स हैं एसोसिएटेड विद द पेन, यू शुड गेट सीरियस। सर हमने देखा है लोग अपने ट्रीटमेंट को डिले करते चले जाते हैं, क्योंकि उनके उनके अंदर एक फियर होता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ निकल आएगा। दैट्स व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी वी हैव। बहुत से केसेस में हम ये चीज़ देखते हैं कि वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल ना जाएं और होम रेमेडी से ही सही हो जाएं। तो उन केसेस में कहीं ना कहीं शायद आपके पास जब पेशेंट्स आते होंगे तो जो सही हो सकते थे उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो उस तरीके के केसेस भी आपके पास आते हैं सर? नहीं, बेशक, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जो पहले से इग्नोर किए हुए रहते हैं। 2 महीने, 3 महीने, इवन 6 महीने बाद भी लोग आते हैं मेरे पास। तो उस केस को जब हम टेकअप करते हैं तो चीज़ें थोड़ी-सी आगे निकल जाती हैं। जो कहते हैं ना कि आप हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। तो हर चीज़ को मैनेज करने का हमारा पैटर्न होता है। पहले आप बड़ी छोटी-मोटी इंटरवेंशन के साथ आप करना चाहते हैं उसको ट्रीटमेंट, और अगर नहीं बनता है बात तो फिर सीवियर सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हैं। तो उसमें शुरुआत में अगर लोग आते हैं तो हम दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं, हम एक्सरसाइजेस से ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जब पेन अगर क्रॉनिक हो जाता है तो उस समय हमें कुछ ना कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में होता है कि अगर मान लो कि एक्यूटली इंजर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें आप जल्दी से उसको ठीक करना चाहते हैं इवन विद द सर्जरी। अगर आप वेट करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि थोड़ा सा और सिवियरिटी बढ़ जाता है प्रॉब्लम का, तो इवन सर्जरी भी आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये बात सही है कि अगर 2-3 हफ्ते में आपका पेन अगर ठीक नहीं हो रहा है, देन यू शुड सी अ एक्सपर्ट, और उसके बाद से आप प्लान आउट करें कि हाँ, इसको किस प्लान से करना है। हमेशा क्या सर्जरी की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेज में हम दवाइयों से, कुछ इंजेक्शन से भी उसको ठीक किया जा सकता है। आप अगर लेट आते हैं तो चीज़ें बढ़ जाती है, उस समय ना ही आपकी दवाइयाँ काम करेंगी, ना ही आपकी एक्सरसाइजेस काम करेंगी। तो उस केस में हमें सर्जरी करना पड़ता है। सर नी पेन की अगर हम बात करते हैं, नी पेन सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है। अगर अगर सो आई वाज डूइंग अ रिसर्च फॉर दिस पॉडकास्ट, तो जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक होता है वो नी पेन से रिलेटेड निकल के आया, जहाँ पे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि व्हेन शुड आई सी ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। कब सर वो एक्सरसाइज से सही हो सकता है, और व्हाट आर दो साइंस जब उनको डॉक्टर के पास आना ही चाहिए, जिसके बाद फिर कंडीशन वर्स्ट हो सकती है अगर उन्होंने उन साइंस को इग्नोर किया? ठीक है, मेरा एक ही मानना होता है, अगर आपको लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है उस प्रॉब्लम से, तो फिर डॉक्टर के पास आप जाएँ। हल्की-फुल्की डिस्टर्बेंस है जो आपको काम चल जाता है, वो फाइन। आई मीन आप काम चला सकते हैं। जैसे नी पेन है, एक एक ना एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर डिजीज़ है। उसमें अगर अर्ली स्टेज है तो आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम के साथ आपका काम चलता रहेगा। आपको सीढ़ी उतरने में बहुत हल्का-सा पेन होगा, यू कैन मैनेज। तो आई डोंट से कि हाँ, उस समय आपको मिलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको नी पेन के कारण आपकी जो वॉकिंग डिस्टेंस है, आप नहीं कर पा रहे हो, अगर मान लो कि आधा घंटा भी आप नहीं चल पा रहे हो अच्छे से, आपको बैठना पड़ रहा है, या फिर रात में सोते समय आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, घर के नेचुरल जो आपके बेसिक काम हैं वो आप नहीं कर पाते हो, तो आई थिंक उस समय आपको डेफिनेटली सीक आउट करना चाहिए। सर जब ये इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ और चीज़ें निकल के आई। पीपल आर सर्चिंग, डू आई नीड अ नी रिप्लेसमेंट? सो कब क्या सारे जो नी से रिलेटेड हैं वो एंड होते हैं नी रिप्लेसमेंट में ही जाके, दैट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन, या हम उसको पहले भी रिकवर कर सकते हैं?
देखिए, जो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है इन द नी जॉइंट, दैट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। जैसे आपको अगर अभी डायग्नोज हुआ है तो इवेंचुअली इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वो प्रोग्रेस होगा ही होगा। लेकिन क्या उसके लिए आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? आई वुड से नो। हमेशा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि आपने बाकी सारी नॉन ऑपरेटिव मेजर से अपने पेन को कंट्रोल में रखा, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब है जब आपके पेन इन सब चीज़ों के बावजूद भी परसिस्ट कर रहा है, आपको लाइफ में ट्रबल कर रहा है, तब वो नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। अदरवाइज़ आप जैसे गाँव में देखेंगे, गाँव में इतने सारे एल्डरली पॉपुलेशन है जो कि जिनके नी इतने ख़राब है लेकिन उनको दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नी से जो पेन निकलता है उनको नहीं परेशान करता है, तो उनको नी रिप्लेसमेंट हम ऑफ़र नहीं करते हैं। सो मेन है कि बीमारी तो है, चलो ठीक है, लेकिन जब तक आपके सिम्पटम्स, लक्षण आपके सीवियर नहीं होंगे, तब तक आपको रिप्लेसमेंट या किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर, शोल्डर पेन की बात करते हैं, यानी कंधे का दर्द, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों में। उसके पीछे क्या रीज़न है? आज की जो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें कंधे का दर्द या शोल्डर पेन की बात करते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो क्या क्या सिम्टम्स बता रहे हैं जिसकी वजह से, और उसके पीछे रीज़न क्या है सर? अम, आज की हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, अब आप जैसे यंग पॉपुलेशन को देखेंगे, पहले की तरह आई थिंक अभी हम ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। अगर हमारी यंग पॉपुलेशन है वो स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा एक्टिव है, स्पोर्ट्स इंजरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा हमारा डेस्कटॉप यूसेज बढ़ गया है, जिसके कारण भी हमारा शोल्डर पेन बढ़ जाता है, आपके पुअर पोस्चर्स होते हैं। अ, और एक अवेयरनेस भी आ गया है लोगों में। पहले का क्या था कि शोल्डर पेन है, इवन डॉक्टर्स के पास भी सॉल्यूशन नहीं था, हम उसे अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी की स्टेज में हम डायग्नोज अच्छे से करते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लान ऑफ मैनेजमेंट है। इवन सर्जिकल जो हमारी टेक्निक है वो आज बहुत एडवांस्ड हो गई है कि हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शोल्डर को बड़ी ईजी वे में हम डील कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब कंबाइंड वे है कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, लोगों की जो लाइफ है वो भी बढ़ गई है, तो जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हमें ज़्यादा दिखती हैं अब। सो ये सारे कॉमन कहेंगे तो हाँ, पहले से डेफिनेटली शोल्डर पेन बढ़ा है हमारी डेमोग्राफी में। सर, शोल्डर पेन के साथ-साथ वीकनेस भी आ रहा है, तो पेन होना ज़्यादा डेंजरस है सर, या वीकनेस आना? ओके, सो ये पेन और वीकनेस कितनी बारी साथ साथ रहते हैं। हुँ, हुँ। अब ये है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। पेन के साथ कोई नहीं जीना चाहेगा, डेफिनेटली ये एक मेजर साइन और सिम्टम्स हो जाते हैं। लेकिन वीकनेस भी सबके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके सपोज़ कोई 70 ईयर्स एल्डरली मैन है, लेकिन उनके लिए गोल्फ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो साइकोलॉजिकली अच्छे नहीं रहेंगे। सो आई थिंक वीकनेस भी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे जो अभी अभी दादा बने हैं, नाना बने हैं या दादी बनी है, तो उनके लिए बच्चों के साथ खेलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनका हाथ नहीं उठता है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कुछ जैसे हमारी आंटियां हैं जो कि 60 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उस समय कहें उनके उनके हाथ कंघी नहीं हो पाता है, अपने बाल नहीं कर पाते हैं, शावर लेने में दिक्कत आती है, तो वीकनेस भी कितनी बारी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल सर। सो क्या कभी-कभी ये अपने आप भी ठीक हो जाता है सर? सिम्टम्स जो हैं कम हो सकते हैं। हुँ, हुँ। अब जैसे हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स में पेशेंट्स आते हैं, ब्रॉडली ना 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जो कि एक्यूट इंजरी से होता है, मतलब कि आपको चोट लगी और आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हुई। दूसरा होता है एज के अनुसार जो बढ़ते गया है। अब उसमें क्या है, जो एक्यूटली इंजर्ड है उसके सिम्टम्स डेफिनिटली ज़्यादा रहेंगे क्योंकि सडन उसमें डिस्रप्शन आया है। जो एज के अनुसार बढ़ता है तो उसमें आपकी एडेप्टेबिलिटी भी आ जाती है। कुछ आपके जैसे मसल्स टूटे हैं शोल्डर में, मान लो कि आपके रोटेटर कफ टेंडन डैमेज हुए हैं, तो साथ में आपकी बाकी सारी मसल्स उसको कंपनसेट करना शुरू कर देती हैं। हुँ, हुँ। यही रीज़न है कि कभी-कभी फिजियोथेरेपी से हम उनको ट्रीट कर देते हैं, उनको सर्जरी हम एडवाइस नहीं करते हैं। तो अगर वो चीज़ हो गया तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सर। सर, अगर शोल्डर सर्जरी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ये कितनी सेफ़ है सर? क्या टाइम लगता है उसके बाद, एक बार सर्जरी हो जाए उसके बाद रिकवरी में क्या टाइम लगता है? और क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं सर शोल्डर सर्जरी के, कि आप शोल्डर सर्जरी परफ़ॉर्म करते हैं सर? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सेफ्टी पे है। तो आज के समय में शोल्डर सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। अब सेफ्टी को हम 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है कि बॉडी में क्या डैमेज आएगा और दूसरा होगा शोल्डर में क्या डैमेज आ सकता है आफ्टर सर्जरी।
ना जो बॉडी में जो डैमेज आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि इसमें जनरल एनेस्थीसिया हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। वो एक चीज़ होता है जो एनेस्थेटिस्ट इवैल्यूएट करते हैं, वो रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। अगर आप लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क में है तो आई थिंक यू कैन सेफली परफॉर्म शोल्डर सर्जरी। हाई रिस्क में हाँ हमें भी सोचना पड़ता है कि हाँ हम करें या ना करें, फिर वी वर्क इट आउट, कोई वे आउट हम निकालते हैं। और जो हमारी शोल्डर के रिलेटेड सेफ्टी है वो अगेन हम उसमें क्लासीफाई करते हैं क्या क्या रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस है। तो शोल्डर के लिए आज के डेज में विथ इम्प्रूव टेक्निक, इम्प्रूव यूज़ ऑफ एआई और जो भी हमारी सॉफ्टवेयर प्लानिंग है उसके साथ हमारी सेफ्टी प्रोफाइल शोल्डर के लिए बढ़ गई है। तो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर सेफर। सो इसका मतलब है कि जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस रेट्स हैं वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं। क्या हम उसको ज़ीरो कर पाए हैं? नो, अभी भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली दे अकर इन लेस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी के समय में इट्स मच मोर सेफर देन हाउ इट वाज। तो सर क्या सर्जरी के बाद भी लोग एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं? क्या वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं जो वो इंसान कर पाता है जिसकी सर्जरी नहीं हुई है? ओके, सो सर्जरी जब हम करते हैं तो हमारा एम रहता है कि आप अपने एज ग्रुप से, अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस उतनी बन जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स उस फंक्शन को अचीव कर पाते हैं और सर्जरी के पहले जैसा रहता है उससे तो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। जैसे वो अगर पेन है तो पेन चला जाता है, अगर मूवमेंट उनकी रेस्ट्रिक्टेड है तो वो आ जाती है, अगर उनको चलने में दिक्कत हो रही है तो वो बेटर हो जाता है, आप स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो आपकी जो फंक्शनल रिकवरी है काफ़ी बेटर हो जाती है। सर फिजियोथेरेपी की बात करते हैं सर। फिजियोथेरेपी से किन केसेस में फिजियोथेरेपी आपका रिकवरी बढ़ जाती है या आप बोलें कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और किन केसेस में सर्जरी अनअवॉइडेबल हो जाती है? सो फिजियोथेरेपी हर पेशेंट में काम नहीं करता है, वो हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन हाँ ओवर 50% पेशेंट्स को हम फिजियोथेरेपी से ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने मसल्स पे काम करते हैं, अपने जॉइंट की मोबिलिटी पे काम करते हैं, अपनी बैलेंस ट्रेनिंग पे काम करते हैं। हमारा एम होता है ओवरऑल ट्रीटमेंट का, इधर आप फिजियोथेरेपी से करें या इंजेक्शन से करें या फिर आप सर्जरी से करें। हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स उस फंक्शनल लेवल पे पहुंच जाएं विदाउट पेन, जहाँ पे वो अपना काम कर सकें। तो उसमें फिजियोथेरेपी से आप मसल को रीहैब कराते हैं, जो पेन जनरेटर है उसको मास्क आउट करते हैं बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग मसल्स। अगर वो चीज़ आप अचीव कर पाते हो तो उसमें फिजियोथेरेपी सक्सेसफुल है। सर स्टेरॉयड की बात करते हैं, तो जो स्टेरॉयड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम को मास्क कर देते हैं? तो स्टीरॉयड के कुछ रोल्स हैं। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, और जब आप लोकल इंजेक्शंस देते हैं तो वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको सबसाइड करता है, जिसका फ़ायदा होता है कि आपकी पेन कम हो जाती है। अब इसका एक सपोर्टिव रोल है कि जब आप नॉन ऑपरेटिव मेजर्स के साथ पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं जिसमें आपके एक्सरसाइजेज हैं। अब जैसे फिजियोथेरेपी कोई हेवी एक्सरसाइजेज करेंगे और जब पेन आपका जनरेट होगा तो आपकी उसमें जो भागीदारी है एक्सरसाइजेज में तो आप नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज इट हर्ट्स। तो उस समय स्टीरॉइड्स का काम होता है कि आपके पेन को कंट्रोल करना सो दैट यू कैन वर्क विद द फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेंथन योर मसल्स। सो उस केस में इसका फ़ायदा है। बिल्कुल सर। लेकिन क्या ये डिजीज़ को हमेशा के लिए हटाता है? नो, इट डज़न्ट। एक फ्रोजन शोल्डर है जहाँ पे इसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है जो डिजीज़ के एक्टिविटी को कम करने का, लेकिन अगर आप जैसे रोटेटर कफ टेयर हैं तो इट्स मोस्टली अ मास्किंग थिंग। सर यू मेंशन्ड अबाउट फ्रोजन शोल्डर। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है क्या? कब आपको एक सर्जन के पास जाना चाहिए या ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए? सो फ्रोजन शोल्डर एक बीमारी है जो कि शोल्डर को परेशान करता है रफली 1 to 2 ईयर्स, इतना लंबा ड्यूरेशन चलता है। सो देयर कपल ऑफ मिथ्स ऑन द फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर 10 दिन में ठीक नहीं होता है अगर क्लासिकल फ्रोजन शोल्डर है तो। और इसमें क्या होता है कि आपकी पेन होती है, स्टिफनेस होती है। शुरुआत में पेनफुल बहुत होता है जो कि कुछ महीने तक जाता है, और फिर जब स्टिफनेस आती है वो कुछ और जैसे 12 महीने 18 महीने तक परसिस्ट करती है। इसमें जो ट्रीटमेंट आपको एक सही समय पे लेना चाहिए, इसको कंट्रोल किया जा सकता है बहुत इजी तरीके से। जैसे स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो आपको जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ एक स्टीरॉयड इंजेक्शन और एक्सरसाइजेज आप करते हैं और अपनी पेन को इम्प्रूव करते हैं और मूवमेंट को मेंटेन करते हैं। वहीं जब आप थोड़ी सी लेट आते हैं, जैसे आप मान लो कि मेरे पास 6 महीने 9 महीने बाद आए, तो आपकी शोल्डर बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उस समय ना ही आपका स्टीरॉयड इंजेक्शन काम करता है और फिजियोथेरेपी उतना काम नहीं करता है। थोड़ा सा मूवमेंट इम्प्रूव होगा लेकिन आपकी एडिशनली आपकी मसल वीकनेस भी उस समय आ जाती है।
तो उस समय आपको जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसका आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हम आपके शोल्डर को रिलीज़ करते हैं, उसके बाद से आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी मूवमेंट आती है, आपकी पेन चली एंड दे जाती है, कैन बैक टू देयर नॉर्मल या लाइफ। दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। लेकिन जितना आप डिले करते हैं उतना ही लंबा आपका रिकवरी हो जाता है। सर 40 की उम्र के बाद अचानक से लोगों में नी पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन ये बढ़ जाता है। अगर आप इसकी इंटेंसिटी देखो तो एकदम से स्पाइक होता है आफ्टर सर्टेन एज। सो उसके पीछे सर रीज़न क्या होता है? सो मेन रीज़न है इसका बायोलॉजिकल। जो हमारी बॉडी होती है, अगर बॉडी ग्रोथ देखेंगे, बच्चों में ये सब नहीं होता है बिकॉज उनकी बॉडी ग्रो होती रहती है। एक समय पे आके वो ग्रोथ बन जाता है, उसके बाद से आपका डिके शुरू होता है, और वो 40 ईयर्स हम एवरेज मानते हैं कि हाँ जी, इसके बाद से आपके सेल्स टूटने शुरू होंगे, आपकी जो जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें एजिंग वाले साइन शुरू होंगे। जैसे आपके बाल बूढ़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, वैसे ही आपकी ऑर्गन्स और आपके जॉइंट्स भी ख़राब होते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। दूसरा है कि आज के समय में जो हमारे कुछ एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो कि सेडेंट्री एक्टिविटीज़ में है, जैसे ऑफिस गोअर हैं, गाड़ी में बैठना है, ऑफिस में कुर्सी पे बैठना है, फिर से गाड़ी में बैठना है और आके सो जाना है। तो इसकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल नहीं हो पाती है। जो उस जॉइंट के लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपकी नहीं हो पाती, मोबिलाइजेशन चाहिए, वो नहीं हो पाती है। सो ये दो रीज़न है कि आज के समय में 40 के बाद आपके ये सब सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर। सर एक जो बहुत कॉमन है, दर्द सह लेंगे बट सर्जरी नहीं कराएंगे। ये माइंडसेट कितना डेंजरस है? शोल्डर के केस में, नी के केस में कितना डेंजरस हो सकता है सर ये? ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आई मीन अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पेशेंट से, अपने व्यूअर से कि प्लीज़ इस माइंड सेटअप से आप बाहर आएँ, क्योंकि चलो लाइफ को रिस्ट्रिक्ट आप चाहो तो किसी भी हाल में कर सकते हो, लेकिन लाइफ मिली है, आप जियो खुल के। सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स नथिंग कि हाँ हम आपको टॉर्चर करते हैं सर्जरी में। सर्जरी को एज अ ट्रीटमेंट आप लें, जितना डिले करते हैं उतनी हमारी सर्जरी चैलेंजिंग हो जाती है, सर्जरी के सक्सेस रेट्स कम हो जाते हैं। तो आपको अगर मान लो कि सर्जरी इंडिकेशंस मिले हैं, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो प्लीज़ आप उसको एक्सप्लोर करो। बिल्कुल सर। थोड़ा सा सर स्पोर्ट्स साइड पे आते हैं। हम सब ने टेनिस एल्बो के बारे में बहुत सुना है सर। अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकें कि टेनिस एल्बो है क्या और इसको कैसे सही किया जा सकता है? सो टेनिस एल्बो, ऑफ कोर्स मेरे साथ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेनिस एल्बो मुझे क्यों हो गया, मैं तो टेनिस नहीं खेलता। तो So this is not at all related to tennis. No. Okay. So this is not related to tennis. This is like we call that tendinopathy, जो कि किसी में भी हो जाता है। और मेरे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आते हैं वो जो हमारी घरेलू जो महिलाएं हैं, द लेडीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम मेरे क्लिनिक में आती है। वो तो कभी नहीं टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस एल्बो होता है कि जब भी आप जो अपनी बाजू है, अपनी कलाई है, उसके एक मसल होता है, जब भी उस मसल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट्स मोर ऑफ ओवर यूज़, तो फिर आपकी जो उस मसल की अटैचमेंट है यहाँ पे ऑन द आउटर साइड ऑफ द एल्बो, वहाँ पे थोड़ी सी डीजनरेशन आप कह सकते हैं, थोड़े से फाइबर्स टूट जाते हैं, घुल जाते हैं, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ बन जाते हैं। वो पेन करता है यहाँ पे जब भी आप अपने रिस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे आपको कुछ भी ट्विस्ट करना हुआ या फिर कुछ भी उठाना हुआ, तो उसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर आप सही समय पे इसका इलाज शुरू करते हैं तो इसकी कुछ फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइजेज होते हैं, उसके साथ आप इसको ठीक ईजिली कर सकते हैं। नहीं होता है तो इसमें हम पीआरपी का इंजेक्शन लगाते हैं। रेयर केसेस में जाके हमें उस जो बैड टिश्यूज़ हैं उसको हटाना पड़ता है सर्जिकली, जो कि आप दूरबीन से भी बड़े ईजिली कर सकते हैं, छोटे छोटे इंसिजन से। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ईज़ी तरीके से शायद हम इस पे रिकवरी ले सकते हैं अगर टाइम पे डायग्नोस कर लें तो। हाँ, और इसमें पेशेंट का कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको फिजियोथेरेपी में रेफ़र किया जा रहा है तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से जो डेली एक्सरसाइज रेजिम है उसको रिलीजियसली फॉलो करें। सर एक क्वेश्चन और है हमारा। हम सब दूरबीन वाली सर्जरी के बारे में सुनते हैं जहाँ पर तार अंदर जाता है और सर्जन बाहर बड़ी सी स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो क्या है, कैसे होती है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं सर? सो दूरबीन वाली सर्जरी जो होती है, कॉमन भाषा में हम बोलते हैं, लेकिन दैट्स एक्चुअली कॉल्ड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। नाउ जैसे आप दूरबीन समझते हैं ना, जो हम बचपन से हम देखते हैं, दूरबीन है, आप स्टार्स को देखना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड टेलीस्कोप। सो इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ स्कोप। अब जो हम अपने जॉइंट में डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोस्कोप। सो इट्स अगेन ए स्कोप। सो ये हो जाती है हमारी दूरबीन, जो इससे हम अपने जॉइंट की सर्जरी करते हैं। इसका फिलॉसफी है कि आप जॉइंट को बिना खोले
उसके छोटे से छेद करके उसमें से आप दूरबीन डालते हैं, उसमें अपना आर्थ्रोस्कोप डालते हैं और अंदर की स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं, सब कुछ देखते हैं और अपने दूसरे छेद करते हैं, वहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। तो अब जो जैसे शोल्डर की अगर आप मैसिव सर्जरीज कहेंगे या फिर नी की मैसिव सर्जरीज करेंगे, आप छोटे छोटे होल से कर सकते हैं, आपको बड़ा कट लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे आप बड़ा कट नहीं लगाते हैं तो पेशेंट को पेन कम होता है, रिहैबिलिटेशन ज़्यादा होता है, अच्छा से जल्दी रिहैब कर पाते हैं, आपकी ब्लड लॉस कम होती है और पेशेंट की रिकवरी में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और इससे दूसरा सर्जन्स को फ़ायदा होता है कि जो छोटे छोटे छेद में छोटे छोटे जगह पे आपको कुछ करना है, आप खोल के वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि जॉइंट की स्ट्रक्चर बहुत टाइट होती है। बट और इसके थ्रू हम कर दूरबीन सकते से हैं। आप बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में जाके आप उसको डील कर सकते हैं। इसमें रिकवरी टाइम भी पेशेंट्स का बहुत फास्ट होता है। पेन बेटर है, पेन रिड्यूस्ड है, रिकवरी बेटर है, ब्लड लॉस लेस है और ईज ऑफ सर्जरी मच बेटर। सो क्या ये कॉस्टली होती है सर कंपेयर टू नॉर्मल सर्जरी? माइनर सी कॉस्ट इसमें तो आएगी क्योंकि आपकी जो दूरबीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसकी कॉस्ट इसमें एडेड हो जाती है। ओके सर, एक क्वेश्चन और है मेरा कि मैंने देखा कि लोगों के हाथ सीधे नहीं होते हैं। जो एल्बो है वो एल्बो से वो अपने हाथ सीधे नहीं कर पाते हैं, वो किस लिए होता है सर? और क्या उसको आपके मेडिकल टर्म में वो टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाएगा सर उसे? इसको कहा जाता है कॉमन भाषा में कोहनी जाम हो जाना। तो कोहनी जाम होना, जिसको हम मेडिकली कहते हैं स्टिफ एल्बो, तो एल्बो इस जॉइंट स्टिफ हो गया। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी महीनों से या काफ़ी साल से अपने बेंड एल्बो के साथ जी रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती या फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती है, काम करने में उनको दिक्कत डेली होती लाइफ इफेक्ट हो जाती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें उसके रीजंस काफ़ी सारे होते हैं, ऑफ कोर्स कहना नहीं चाहिए, लेकिन कितनी बारी पुअर सर्जिकल टेक्निक्स के कारण भी एज अ रिजल्ट ये हमें मिलता है। और डिसलोकेशंस होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, लेकिन आपको जो फर्स्ट टाइम आपकी जो अगर सर्जरी होती है ऐसे इंजरी होने में, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से करना होता है और उसके बाद से रिहैब उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जिससे आपका मूवमेंट आ जाता है। जो हमारी टेक्निक है एक एडवांस टेक्निक से सर्जरी होती है, उसके बाद से हमारे जो फिजियोथेरापिस्ट हैं वो एक एक्सपर्ट फिजियोथेरापी एल्बो के लिए स्पेसिफिक है, तो उसके बाद से हमारे पेशेंट्स में एल्बो स्टिफनेस की प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स कहीं और से आ रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं ये स्टिफ एल्बो। लेकिन क्या आपको इसके साथ ज़िंदगी बितानी है? आई वुड से नो। अभी की जो हमारी दूसरी सर्जिकल टेक्निक्स है, इससे हम स्टिफ एल्बो को रिलीज़ करके आपको अच्छी मूवमेंट देने के लायक होते हैं। तो इसमें आपकी जो स्टिफनेस के कारण है, जैसे एक्स्ट्रा हड्डी बन जाना, आपकी जो एक लेयर होती है कैप्सूल उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाना, मसल थोड़े से टाइट हो जाना, सभी को रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक कमिटमेंट जो पेशेंट से हम चाहते हैं कि सर्जरी के बाद आप अच्छे से एक्सरसाइजेस करें 2-3 महीने तक, तब आप उस एल्बो को रिलीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर वन फाइनल क्वेश्चन, लास्ट में आप हमारे दर्शकों को वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने हेल्दी लाइफ को जी सकें, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है सर? ये आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कैसे बीमारियों से बच सकें। कुछ बीमारियां आ जाती हैं, हमें नहीं कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ बीमारियों को हम बचा सकते हैं। उसमें है कि आप हेल्दी खाना खाएं, अनहेल्दी खाने को अवॉइड करें, आप अपने पोस्चर पे ध्यान दें, जॉइंट की पोजीशन पे ध्यान दें, आप अपने एक्सरसाइजेस करें, मसल्स को स्ट्रेंथन करें और एक्टिविटी मेंटेन करें। अगर इतना कुछ करते हैं तो हम उस डिजीज़ को हम रोक सकते हैं या फिर लंबे समय तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो अगर आपने आज का पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो क्लियरली आप पेन को इग्नोर नहीं करना चाहते। कमेंट में बताइए इस एपिसोड से आपको क्या क्लैरिटी मिली, और अगर आप में से किसी को नी पेन, शोल्डर या बैक पेन है तो ये एपिसोड उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।